हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज का एक वीडियो बनाया था और कल मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया था। इसका कारण है कि अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आया हो तो इंट्रोडक्शन का महत्व बनता है, वरना इंट्रोडक्शन का कोई महत्व नहीं। अब अगर आपको पसंद आया है तो इसीलिए मैं सेकंड वीडियो बना रहा और इसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। My name is Dilip Singh. I am MSc in Chemistry. आज हम वापस से बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज के बारे में। कल हमने बात किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक नॉलेज है उसके अंतर्गत हमने देखा था कि कार्बनिक विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है कार्बनिक अभिक्रियाएँ। तो वापस से बात करते हैं हम कार्बनिक अभिक्रिया की। कार्बनिक अभिक्रिया में कल हमने देखा था कि कार्बनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक परस्पर क्रिया करते हैं और क्रिया करके मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं और मध्यवर्ती जो हैं वो उत्पाद में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है। तो वापस देखते हैं। अभिकारक परस्पर क्रिया करेंगे, अभिकारक और किसका निर्माण करेंगे? मध्यवर्ती स्पीसीज का। मध्यवर्ती स्पीसीज, मध्यवर्ती स्पीसीज मतलब कल देखा था हमने, कुछ नाम पढ़े थे। कार्बोकेटाइन, कार्बेरिनायन, कार्बन मुक्त मूलक, कार्बाइन या हम बोले बेंजाइन। इसके अतिरिक्त हमने देखा था नाइट्रिन। ठीक है, तो ये सारे जो हैं मध्यवर्ती स्पीसीज हैं और ये जो मध्यवर्ती स्पीसीज हैं ये किस में चेंज हो जाएंगे? मध्यवर्ती स्पीसीज जो हैं ये चेंज हो जाएंगे उत्पाद में। ठीक है, और यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया था कल हमने, वही एग्जांपल दोबारा लेते हैं। ठीक है, CH3 CH2 Cl क्लोरो एथेन। और हमने देखा था कि क्लोरोएथेन की क्रिया अगर हम किससे करते हैं? KOH से, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। कौन सा KOH? एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। रिएक्शन के फलस्वरूप हमने मध्यवर्ती को क्या करते हुए, इग्नोर करते हुए सीधे उत्पाद बनाया था। तो क्या उत्पाद बनाया था? यहाँ से पोटेशियम यहाँ से Cl के साथ क्रिया करेगा, क्या बना देगा? KCl बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड बना देगा। यहाँ से ये OH इस वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन परमाणु है, यानी इस हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया करेगा और क्या बना देगा? H2O बना देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बच गया? इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जाने से इस कार्बन की एक वैलेंसी रिक्त, इस कार्बन से क्लोरीन जाने से इस कार्बन की भी एक वैलेंसी रिक्त। दोनों अपनी एक एक वैलेंसी कैसे पूरी करेंगे? दोनों परस्पर किसका निर्माण कर देंगे? पाई बंध का निर्माण कर देंगे। तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या प्रोडक्ट बन गया? एल्कीन। एल्कीन में भी कौन सा है? एथीन। दो कार्बन का है तो एथीन। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की, या हम बात करते हैं कि अभिकारक जो हैं क्या सीधे उत्पाद में चेंज होते हैं? तो कल हमने बोला था कि नहीं। पहले अभिकारक जो हैं मध्यवर्ती का निर्माण करेगा, मध्यवर्ती जो है उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो देखो यहाँ पर ये CH3 CH2 Cl जो है सबसे पहले किस में कन्वर्ट हुआ था?
Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर निकल गया था तो माइनस Cl माइनस, और यहाँ बन गया था CH3 CH2 प्लस, यानी एथिल कार्बोकेटाइन बन गया था। और एथिल कार्बोकेटाइन जो है ये यहाँ से इस एक हाइड्रोजन परमाणु को किसके रूप में, H प्लस के रूप में त्याग कर यहाँ पर बन गया था डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, या मैं इस हाइड्रोजन परमाणु को इस प्रकार से लिख देता हूँ। देखो 3 हाइड्रोजन परमाणु थे, उसमें से 2 तो इसी प्रकार से लिख देते हैं और एक हाइड्रोजन परमाणु को इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड का निर्माण करने में। ठीक है, यानी ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ पर बॉन्ड का निर्माण कर देगा, बॉन्ड का निर्माण कर देगा, और हाइड्रोजन जो है H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा और निर्माण हो जाएगा एथीन का। यानी ये बन गया यहाँ पर मध्यवर्ती, जिसे हम बोलते हैं एथिल कार्बोकेटाइन, एथिल कार्बोकेटाइन, जो कि क्या है, मध्यवर्ती। अब इतनी सारी बात तो अपन कल भी कर चुके थे, अब आज आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कार्बनिक अभिक्रिया को समझना है, कार्बनिक अभिक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए एक एक स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा स्टेप चले, ये मतलब अभिकारक, उसके बाद समझेंगे मध्यवर्ती को, उसके बाद समझेंगे उत्पाद को। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं अभिकारक। अभिकारक सामान्यतः एक भी हो सकता है या अधिकतर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक से अधिक जो है यहाँ पर अभिकारक होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखो यहाँ पर 2 अभिकारक हैं, एक है क्लोरोएथेन और दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक हम यही जानते हैं कि अभिकारक जो हैं क्रिया करते हैं, और अभिकारक जो हैं यानी यहाँ पर जो भी हम पदार्थ लेते हैं अभिक्रिया में, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में जो भी पदार्थ हम लेते हैं वही यहाँ पर क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। लेकिन अगर कार्बनिक अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर अभिकारक भी 2 प्रकार के होते हैं। अभिकारक 2 प्रकार के होते हैं, मतलब ठोस द्रव या गैस के आधार पर बात नहीं कर रहे, अवस्था के आधार पर। यहाँ पर जो है रिएक्शन के आधार पर, यानी यहाँ पर प्रयुक्त होने के तरीके के आधार पर जो अभिकारक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पर ये जो क्लोरोएथेन है इसे हम बोलेंगे क्रियाधार, क्रिया आधार। क्रियाधार मतलब अगर संधि करोगे, संधि विच्छेद करोगे तो क्रिया धन आधार, यानी जो क्रिया का क्या है, आधार है। इसे हम इंग्लिश में सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, क्रियाधार। और ये वाला जो यहाँ पर अभिकारक है इसे हम बोलेंगे अभिकर्मक। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे रिजेंट। और देखो अगर शब्द पे ध्यान देंगे तो अपने आप इनका अर्थ भी पता चल जाएगा। एक तो है क्रिया का आधार, यानी जिसके ऊपर क्रिया होती है, क्रियाधार। और दूसरा है अभिकर्मक, यानी जिसके कारण क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया को करने वाला, अभिक्रिया को करने वाला, अभिक्रिया कर्मक, यानी अभिक्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, अभिकर्मक कहलाता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें से क्रियाधार कौन है और अभिकर्मक कौन है? तो देखो सिंपल सा तरीका है कि वह अभिकारक, अभिक्रिया में, कार्बनिक अभिक्रिया में वह अभिकारक जिस अभिकारक का कार्बन परमाणु, जिस अभिकारक का कार्बन परमाणु क्या करता हो, अभिक्रिया में भाग लेता हो, वो तो क्या कहलाएगा, क्रियाधार कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा। और इसके अतिरिक्त जो दूसरा यहाँ पर क्रियाकारक हैं, दूसरा यहाँ पर अभिकारक हैं, वो दूसरा क्रियाकारक या अभिकारक यहाँ पर जो है क्या कहलाएगा, अभिकर्मक कहलाएगा। ठीक है, तो
यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए कि अभिकारक में वह अभिकारक जिसका कार्बन परमाणु कार्बनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो तो कहलाएगा क्रियाधार सबस्ट्रेट, और वह अभिकारक जिसका कार्बन परमाणु यहाँ पर भाग नहीं लेता है अर्थात जो यहाँ पर अभिक्रिया का कारण बनता है वो यहाँ पर क्या कहलाता है, अभिकर्मक कहलाता है, यहाँ पर रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, देखो ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर है किसके बारे में, अभिकारक के बारे में। अब हमने कल बात की थी कि कार्बनिक अभिक्रिया में होता क्या है, तो हमने क्या बोला था कि कार्बनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जो बॉन्ड है, आबंध है, वो आबंध टूटेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं पुराने आबंधों का टूटना। और ये आबंध अगर टूटेंगे तो ऐसी स्थिति में ये आबंध कैसे टूटेंगे, ये किस प्रकार से टूटेंगे, या इनके टूटने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर हमने बात भी की थी कि अभिकारक 2 प्रकार से टूटते हैं सामान्यतः। कौन कौन सा, नंबर 1 हमने देखा था समांश बंध विखंडन, और दूसरा हमने देखा था विषमांश बंध विखंडन। समांश बंध विखंडन और विषमांश बंध विखंडन की अगर अब हम यहाँ पर बात करें तो ये हैं अभिकारक के टूटने के तरीका, यानी अभिकारक में उपस्थित बॉन्ड के टूटने का तरीका। और इसे पढ़ने से पहले हमने कल एक बात और बोला था कि पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव। तो सबसे पहले हम वो दोनों टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पर आएंगे बॉन्ड क्लीवेज पे, आबंध विदलन पर, आबंध विखंडन पर। ठीक है, सबसे पहले हम हम यहाँ पर देखते हैं नंबर फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम डालते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, क्या है प्रेरणिक प्रभाव या क्या होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो प्रेरणिक प्रभाव पढ़ने से पहले एक टॉपिक याद करते हैं हम, या एक जो है तथ्य याद करते हैं कि हमने पढ़ा है कि कार्बन जो तत्व है इसमें एक विशेषता पाई जाती है, एक खास विशेषता है। और वो विशेषता क्या है, कार्बन में पाई जाने वाली जो विशेषता है, खास विशेषता है, वो क्या है, क्या विशेषता होती है कि कार्बन तत्व के जो परमाणु होते हैं वो परमाणु क्या करते हैं, परस्पर एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा जुड़ते जाते हैं और जुड़कर क्या बना देते हैं, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलन प्रवृत्ति बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलन प्रवृत्ति बोलते हैं। कैसे, तो देखेंगे कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये परस्पर क्या हो गया, आपस में जुड़ गए। इसे कई सारे कार्बन परमाणु यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अब इसी प्रकार से एक श्रृंखला और बनाते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो कार्बन श्रृंखला है इसके 2 सिरे होते हैं सामान्यतः। इसके सामान्यतः 2 सिरे होते हैं, एक इधर, इसमें भी एक इधर और एक इधर। अब इसके किसी भी एक सिरे पर हम यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, कार्बन के साथ यहाँ पर हमने जोड़ दिया X। हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, X। ये X क्या है, यहाँ पर ये जो X है ये क्या है, तो देखो यहाँ हम लिख देते हैं, जहाँ X इक्वल टू कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी
परमाणु या समूह। देखो ये क्या है यहाँ पर, कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह, जैसे एक से, यानी यहाँ पर हम ले सकते हैं क्लोरीन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं या ऑक्सीजन ले सकते हैं। मतलब कुल मिला के क्या होना चाहिए, कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होना चाहिए। और अगर ये कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है तो आप स्वयं बताइए यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी कार्बन और हेलोजन परमाणु या किसी भी अन्य अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य जो सिग्मा बॉन्ड बना है, इस सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड यानी हम बोलेंगे ससंजक बॉन्ड। और ये जो ससंजक बॉन्ड है, इस ससंजक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। कौन से इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, एक देगा ये परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन देगा ये परमाणु, और इस प्रकार से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, जिसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, लेकिन अब दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर दोनों ही परमाणुओं का समान अधिकार है। ठीक है, लेकिन चूंकि इस जो परमाणु है, इस परमाणु की या ये जो समूह है, इस परमाणु या इस समूह की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, अधिक है। किससे अधिक है, कार्बन से अधिक है। और कार्बन से अधिक है तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है ये किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा इस एक्स परमाणु की ओर। और इस एक्स परमाणु की ओर चला गया तो ऐसी स्थिति में हेलोजन परमाणु के ऊपर, चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म हेलोजन परमाणु या किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर चला गया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो तुलनात्मक रूप से क्या हो गया, बढ़ गया। और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, आंशिक रूप से माइनस। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कार्बन परमाणु है, चूंकि इस कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म किसकी ओर चला गया है, दूसरे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर चला गया, यानी इससे दूर चला गया, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक रूप से धनावेश। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर हमने क्या लगाया, आंशिक रूप से ऋणावेश और आंशिक रूप से धनावेश लगाया। लेकिन हमने तो सीखा था कि अगर कोई परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर यानी ग्रहण करता है, अपने अंदर ग्रहण करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर क्या आता है, ऋणावेश आता है। और अगर कोई परमाणु जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। फिर ये हमने आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश को लगाया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से स्थानांतरित होता है, पूर्ण रूप से स्थानांतरित होता है यानी पूर्ण रूप से या तो बाहर निकल जाए या पूर्ण रूप से अंदर प्रवेश हो जाए। पूर्ण रूप से बाहर निकला है तो पूर्ण रूप से धनावेश का चिन्ह आएगा, और अगर पूर्ण रूप से अंदर प्रवेश करा है तो पूर्ण रूप से ऋणावेश का चिन्ह आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या पूर्ण रूप से स्थानांतरित हुआ क्या, क्या यहाँ से ये कार्बन से हमेशा के लिए दूर चला गया क्या, नहीं, अभी भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण हुआ है, लेकिन बॉन्ड नहीं टूटा है। मतलब केवल इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित तो हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हुआ है, आंशिक रूप से स्थानांतरित हुआ है, किसकी ओर, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर। ठीक है, शब्द पे ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित हुआ है आंशिक रूप से, किस रूप से, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित हुए अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर। और अब बात करते हैं हम किसकी, यहां पर जो है इस इलेक्ट्रॉन युग्म, ये इलेक्ट्रॉन युग्म कौन सा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म है या पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है। पाई इलेक्ट्रॉन युग्म तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होता है, ये तो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म तो यहाँ लिख देते हैं हम, कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या देखा हमने कि यदि कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु से कौन जुड़े, कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु अगर आकर जुड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म है ये किसकी ओर खिसक जाता है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर खिसक जाता है, मतलब श्रृंखला से बाहर की ओर खिसक जाता है। कैसे खिसकता है,
आंशिक रूप से खिसकता है, आंशिक रूप से खिसकता है, पूर्ण रूप से स्थानांतरित नहीं हुआ है, आंशिक रूप से स्थानांतरित होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित होता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसको। देखो इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये किधर चला गया? CX बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये x की ओर चला गया। तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? आंशिक धनावेश आ गया। आंशिक धनावेश मतलब कार्बन के भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन युग्म घनत्व की कमी हो गई और इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो गई। तो अभी यहाँ पर देखो आप इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य भी तो क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे के फलस्वरूप यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या आ गई? कमी आ गई। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करेगा ताकि इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाए? पूरा हो जाए, जो कमी हुई है वो कमी पूरा हो जाए। तो इसीलिए ये भी इस इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसकी ओर चला जाता है? थोड़ा सा इस कार्बन की ओर चला जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म अब इतना स्थानांतरित नहीं होगा। कौन सा? ये इलेक्ट्रॉन युग्म इतना स्थानांतरित नहीं होगा, कितना? जितना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित हुआ था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये जो कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु पर भी क्या आ जाएगा? आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म इधर स्थानांतरित हो गया है। लेकिन ये जो धनावेश है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म बहुत कम स्थानांतरित हुआ है, तो यहाँ पर आने वाला जो आंशिक धनावेश है वो भी तुलनात्मक रूप से क्या होगा? बहुत आंशिक रूप से बहुत कम धनावेश हो। ठीक है, अब सेम यही प्रोसेस कहाँ पर चलेगी? इस वाले कार्बन परमाणु पर भी चलेगी। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस क्या होती जा रही है? कम इफेक्टिव होती जा रही है। धीरे धीरे ये प्रोसेस क्या होती जाती है? कम इफेक्टिव होती जाती है, यानी कम प्रभावी होती जाती है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये जो इफेक्ट हैं, ये इफेक्ट कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे या तीसरे कार्बन परमाणु तक ही प्रभावी रह पाता है। उसके बाद ये लगभग क्या हो जाता है? अप्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये हम इसे जो है 2 या 3 कार्बन परमाणु तक ही इसका इफेक्ट जारी रहता है। अब ये तो बात हो गई ऊपर वाली श्रृंखला में, जहाँ पर कार्बन श्रृंखला के सिरेपन कौन आके जुड़ा? कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह आके जुड़ा। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा परमाणु आकर जुड़े जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो? कार्बन से कम हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति को भी देख लेते हैं। देखें, ओके। तो देखो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं M। ठीक है, यहाँ पर हमने जोड़ दिया M। क्या है M? तो देखो जहाँ M इक्वल टू क्या है? कार्बन से कम विद्युत ऋणी परमाणु या समूह। कार्बन से कम विद्युत ऋणी परमाणु या समूह। एम क्या है? कार्बन से कम विद्युत ऋणी परमाणु या समूह। तो एम जो है वो कार्बन से कम विद्युत ऋणी है, मतलब अधिक विद्युत ऋणी कौन है? कार्बन। जैसे हमने यहाँ बात की थी, वैसे इस कार्बन और एम के मध्य में भी क्या है? एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इस बार ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसकी ओर स्थानांतरित होगा? एम की ओर या कार्बन की ओर? इस बार किधर होगा? कार्बन की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक से क्या था? कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु था, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन है? कार्बन है, क्योंकि M तो उससे कम विद्युत ऋणी है। तो ऐसी स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन युग्म को कौन आकर्षित करेगा? इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ये कार्बन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और ये कार्बन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में इस M परमाणु या समूह के ऊपर तो आ जाएगा आंशिक धनावेश, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। ठीक है, अब यही प्रोसेस यहाँ पर भी चलेगी, लेकिन कहाँ तक? दूसरे या तीसरे कार्बन तक जाते जाते ये क्या हो जाती है? बहुत कम प्रभावी हो जाती है, और बाद में लगभग ये अप्रभावी हो जाती है। ठीक है, और मुख्य रूप से अगर इसका प्रभावीपन देखा जाए तो ये यहाँ पर
ही सबसे अधिक प्रभावी होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आंशिक रूप से धनावेश और आंशिक रूप से ऋणावेश लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो परिभाषा हमारे पास हो गई है। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण हुआ है वो आंशिक रूप से हुआ है, और कौन से इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण हुआ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण हुआ है। लेकिन दो कंडीशन हो गई है। ठीक है, अब इन दोनों ही कंडीशन को हम बारी बारी परिभाषित करते हैं। ठीक है, कैसे परिभाषित करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखो, आप स्वयं परिभाषित करो। कैसे परिभाषित करोगे, देखो यदि कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु के साथ, यदि कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु के साथ कौन जुड़ा हो, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, तो ऐसी स्थिति में साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, या हम बात करें कि ऐसी स्थिति में सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उसका क्या होता है, आंशिक रूप से क्या होता है, स्थानांतरण होता है। आंशिक रूप से स्थानांतरण होता है। और ये जो स्थानांतरण है क्या ये स्थायी है या अस्थायी है, ये स्थानांतरण स्थायी है या अस्थायी है, तो ये स्थानांतरण क्या है, स्थायी है। स्थायी कैसे हैं, जब तक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तब तक, या जब तक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा है तब तक ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसकी ओर रहेगा, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर ही रहेगा। तो ये स्थानांतरण जो है वो कौन सा है, स्थायी स्थानांतरण है। कौन सा है, स्थायी स्थानांतरण है। ठीक है, तो वापस परिभाषित करेंगे, देखें, यदि कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु से कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह जुड़ा हुआ हो, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण जो है वो आंशिक रूप से, सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण जो है वो आंशिक रूप से, स्थायी रूप से किसकी ओर हो जाता है, श्रृंखला से बाहर की ओर हो जाता है, या हम बोले अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर हो जाता है। और इसे ही हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रेरणिक प्रभाव बोलेंगे। लेकिन अभी एक परिभाषा और बची है, दोनों को मिलाकर हम प्रेरणिक प्रभाव बोलें। ठीक है, फिलहाल हम इससे परिभाषित किया है कि यदि कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु से कौन जुड़ा हो, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा हुआ हो, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का आंशिक रूप से स्थायी स्थानांतरण हो जाता है। किसकी ओर, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर। किसकी ओर या कहाँ से, तो श्रृंखला से बाहर की ओर सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का आंशिक रूप से तथा स्थायी स्थानांतरण हो जाता है। इसे यहाँ पर जो है हम प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये एक ही केस हुआ है, अभी सेकंड केस भी बचा है, और प्रेरणिक प्रभाव में दोनों ही केस सम्मिलित होते हैं। तो सेकंड केस भी देखते हैं। देखो इसे कैसे परिभाषित करेंगे, यदि कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु से कौन जुड़ा हो, कार्बन से कम विद्युत ऋणी परमाणु या समूह जुड़ा हो, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थायी रूप से तथा आंशिक रूप से, स्थायी रूप से तथा आंशिक रूप से किधर की ओर स्थानांतरण होता है, श्रृंखला के अंदर की ओर। श्रृंखला के अंदर की ओर स्थानांतरण किधर हो रहा है, श्रृंखला के अंदर की ओर क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, अब ये एक केस ये था और एक केस ये था। अब इन दोनों ही केस को सम्मिलित रूप से सम्मिलित कर देते हैं, और सम्मिलित करने पर जो यहाँ पर क्या बनेगी, परिभाषा बनेगी, वही परिभाषा जो यहाँ पर इन दोनों केस को जब सम्मिलित करेंगे तो सम्मिलित करने पर जो परिभाषा बनेगी वही हमारे प्रेरणिक प्रभाव की यहाँ पर क्या होगी, परिभाषा होगी। कैसे सम्मिलित करेंगे, तो देखना, जब कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु से, जब कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु से कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु अथवा समूह, अथवा कार्बन से कम विद्युत ऋणी परमाणु अथवा समूह जुड़ा हुआ हो, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का आंशिक रूप से तथा स्थायी रूप से श्रृंखला से बाहर की ओर अथवा श्रृंखला से अंदर की ओर, श्रृंखला के अंदर की ओर क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। इसे ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है,
ये टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कार्बनिक अभिक्रिया समझनी है, कार्बनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती हैं उनके बारे में समझना है, तो ये प्रेरणिक प्रभाव वाला टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल है। वापस से मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है कि यदि कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु पर कोई अधिक विद्युत ऋणी परमाणु आकर जुड़ जाता है तो इसी स्थिति में सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण जो है उस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर हो जाता है। और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का जो स्थानांतरण है ये आंशिक रूप से होता है और स्थायी होता है। स्थायी मतलब जब तक हैलोजन परमाणु या जो भी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है वो जुड़ा रहेगा तब तक स्थानांतरण रहेगा। और दूसरा केस है कि यदि कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु से कार्बन से कम विद्युत ऋणी परमाणु या समूह आके जुड़ जाता है तब भी इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण हो जाता है, लेकिन किसकी ओर? श्रृंखला के अंदर की ओर। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों को ही आपस में मिला दे तो हम एक परिभाषा बना सकते हैं कि यदि कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु से कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु अथवा कार्बन से कम विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा हुआ हो तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का आंशिक रूप से तथा स्थायी रूप से श्रृंखला के बाहर की ओर अथवा श्रृंखला के अंदर की ओर स्थानांतरण हो जाता है। इसे ही हम प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रेरणिक प्रभाव। लेकिन अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो प्रेरणिक प्रभाव पुनः दो प्रकार का होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है। प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखो यहाँ पर नंबर 1 जो है वो हम लिखेंगे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव इसे हम लिखेंगे प्लस आई प्रभाव या इफेक्ट। प्लस यानी धनात्मक, आई यानी इंडक्टिव और प्रभाव या इफेक्ट। ठीक है, और जो दूसरा प्रकार है वो दूसरा प्रकार है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, या इसे शॉर्ट में हम लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट या प्रभाव। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर बड़ी मुश्किल से प्रेरणिक प्रभाव इतने टाइम में पढ़ा और पुनः अब आपने फिर से दो प्रकार बता दिए, यानी हमें पुनः क्या करना पड़ेगा? दो प्रभाव और पढ़ने पड़ेंगे इसी के अंदर। लेकिन नहीं, जितना हमने पढ़ा है उसमें दोनों प्रकार भी आ गए। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर आपका पूरा टॉपिक हो चुका है, दोनों प्रकार भी हो चुके हैं। बस समझना बाकी है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कैसे? देखो ये जो फर्स्ट केस आपने पढ़ा था ये यहाँ पर है माइनस आई इफेक्ट का। ये जो फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा था यही है यहाँ पर माइनस आई प्रभाव। और ये जो सेकंड केस आपने पढ़ा था ये सेकंड केस आपका कौन सा इफेक्ट है या कौन सा प्रभाव है? ये है आपका प्लस आई प्रभाव। और दोनों मिला के तो क्या बनेंगे? प्रेरणिक प्रभाव बनेंगे। तो हमने किया ये तो था फर्स्ट केस सेकंड केस दोनों को मिला के प्रेरणिक प्रभाव को परिभाषित किया था। अब अगर दोनों को वापस पुनः अलग अलग बांट दें तो दो प्रकार हो जाएगा। कैसे दो प्रकार हो जाएगा? देखो वापस से इसको देखते हैं, माइनस आई प्रभाव को कैसे परिभाषित करेंगे? तो वही परिभाषा कि यदि कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु से कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह जुड़ा हुआ हो तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का आंशिक रूप से तथा स्थायी रूप से किसकी ओर स्थानांतरण हो जाता है? श्रृंखला से बाहर की ओर, अर्थात अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर स्थानांतरण हो जाता है। इसे ही यहाँ पर क्या कहा जाता है? माइनस आई प्रभाव अर्थात ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, और प्लस आई प्रभाव मतलब अगर यहाँ पर हम देखें तो प्लस आई प्रभाव को भी वैसे ही परिभाषित कर देंगे। ठीक है, केस सेकंड में कैसे?
कि यदि कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु से कार्बन से कम विद्युतऋणी परमाणु या समूह जुड़ा हुआ हो तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का आंशिक रूप से तथा स्थायी रूप से श्रृंखला के अंदर की ओर क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, प्लस आई प्रभाव या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, देखो ये तो हो गया परिभाषिक रूप से हमने इसको समझ लिया, लेकिन अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो यहाँ पर समूह हैं, परमाणु हैं, जिन्हें हमें याद रखना है। ये समूह या परमाणु हमें याद है तो ही हमारा प्रेरणिक प्रभाव हम जो है समझ पाएंगे। कैसे समूह या कौन से, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो माइनस आई प्रभाव, यानी ऐसे कौन से परमाणु या समूह हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन युग्म बाहर की ओर आता है, उन परमाणु या समूह को ही हम क्या बोलेंगे, माइनस आई प्रभाव वाले समूह। और ऐसे कौन से परमाणु या समूह हैं जिनकी वजह से या जिनकी उपस्थिति में जो साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो अंदर की ओर प्रवेश करता है। ऐसे समूह को ही हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्लस आई प्रभाव वाले समूह बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर माइनस आई प्रभाव वाले समूह। तो माइनस आई प्रभाव वाले समूह में हम देखेंगे, जैसे एक तो सारे के सारे क्या ले लेंगे, अधिक विद्युतऋणी परमाणु ले लेंगे। यहीं से पता चल रहा है कार्बन से अधिक विद्युतऋणी परमाणु। तो सबसे पहले अधिक विद्युतऋणी परमाणु में कौन कौन आ जाएगा, देखते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन आ गया। ठीक है, इसकी संयोजकता रिक्त रखेंगे ताकि ये यहाँ पर जुड़ सके। क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया। और कौन हो सकता है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा समूह, OH समूह, NO2 समूह, NO2 समूह। ठीक है, ये सारे समूह जो हैं यहाँ पर कौन से समूह हैं, माइनस आई प्रभाव वाले समूह है, अर्थात जो यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म को बाहर की ओर खींचने का कार्य करेंगे, श्रृंखला से बाहर की ओर ले जाने का कार्य करेंगे। इन्हें कहा जाता है माइनस आई प्रभाव वाले समूह। माइनस आई प्रभाव वाले समूह। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ समूह ऐसे भी होंगे जो प्लस आई प्रभाव रखते हैं, यानी जिनके कारण से इलेक्ट्रॉन युग्म अंदर की ओर प्रवेश करता है। तो ऐसे समूह कौन से हैं, तो देखो ऐसे समूह में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं CH3 समूह, यानी मेथिल समूह। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं CH2 CH3 समूह, CH2 CH3 समूह। तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं CH CH3 और इधर भी CH3 और ये वैलेंसी जुड़ जाएगी। ठीक है, मेथिल समूह, एथिल समूह, आइसो प्रोपिल समूह। और एक और हम यहाँ पर देख लेते हैं कार्बन, इसकी इधर वाली वैलेंसी BCH3, इधर वाली वैलेंसी BCH3, इधर वाली वैलेंसी BCH3 और ये जुड़ी होगी यहाँ पर श्रृंखला से।